कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ, परिभाषा और मांग को निर्धारित करने वाले घटक। इन चीज़ों का हम आज अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मांग के बारे में आपने पहले पढ़ा है, लेकिन आज अब देखिए मांग का अर्थ, परिभाषा और ये जो पॉइंट मैंने बताया उनका हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए मांग किसे कहते हैं। मांग का मतलब होता है जब हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब हम कीमत अदा कर देते हैं और कीमत अदा करके यानी कीमत देकर जब वस्तु प्राप्त कर लेते हैं तो वस्तु का प्राप्त करना ही मांग कहलाता है। यानी हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के लिए हम उसको कीमत देने को तैयार हैं, यानी कीमत देते हैं और देकर जो वस्तु प्राप्त करते हैं वही मांग कहलाती है, डिमांड कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा देश खाड़ी के देशों से तेल खरीदता है। तेल खरीदता है मतलब हमारे देश में वहाँ से खाड़ी के देशों से तेल आता है, उसके बदले में हम जो है हमारा देश वहाँ पैसा कीमत अदा करता है, तो जो तेल प्राप्त करता है वही मांग है। या हमारे देश से जो रेडीमेड गारमेंट हैं, चमड़े की वस्तुएं हैं, मसाले हैं जो विदेश में जाते हैं, विदेश के लोग क्या करते हैं, वो उसके लिए हमारे देश को कीमत अदा करते हैं और वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो वस्तु प्राप्त करते हैं कीमत देकर, वो भी मांग कहलाती है। तो मांग का मतलब ये है कि जब हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं उसके बदले में जब हम कीमत अदा कर देते हैं और कीमत अदा करके प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या होती है, मांग होती है। जैसे जो है प्रतिदिन हज़ारों लोग मार्केट में सब्ज़ी खरीदते हैं और सब्ज़ी की जो कीमत अदा करते हैं, कीमत अदा करके सब्ज़ी प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होती है, मांग कहलाती है। तो यह देखिए, और इसमें आगे हम देख लेते हैं मांग के जो अर्थ है, इसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले मांग सबसे पहले व्यक्ति किसी वस्तु के लिए प्रभावपूर्ण इच्छा व्यक्त करता है। इसी प्रभावपूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले हमारे अंदर किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल जो है एक इच्छा होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। और वो जो हमारी डिज़ायर है, जो इच्छा है, वही हमारी आवश्यकता है। अगर मान लीजिए हमको महसूस हो रहा है कि हमको जो है एलईडी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी चाहिए, तो वो ज़रूरी का मतलब वो हमारी आवश्यकता बन गई। तो वो देखिए वो इच्छा क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवश्यकता अथवा प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो क्या है, इसमें आवश्यकता अथवा प्रभावपूर्ण इच्छा के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। यानी जो हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा है या आवश्यकता है, उसके लिए 3 चीज़ें जरूरी है। 3 चीज़ें जरूरी, पहला देखिए नंबर पॉइंट 1 है इच्छा का होना, दूसरा इच्छा की पूर्ति के लिए साधन का होना, तीसरा व्यक्ति के में साधन को त्याग करने की तत्परता होना। अगर हम कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो वो उसके लिए पहले हमको जो है उसकी इच्छा होनी, ज़रूरत होनी चाहिए। पहले हम महसूस करते हैं कि हमें ज़रूरत है। दूसरी जो है तत्व ये है कि उससे प्राप्त करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, कीमत होनी चाहिए उसकी। और तीसरी जो पॉइंट इसमें है, वो हमें जो है वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कीमत जो है देने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। यानी हम कीमत देना चाहते हो। मान लीजिए कोई वस्तु हम चाह रहे हैं, उसको कीमत नहीं देना चाह रहे हैं, तो हमको थोड़ी प्राप्त होगी। लेकिन अब इसमें जो है व्यक्ति में अगर कोई इच्छा है और वो इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके पास साधन है, मूल्य है, कीमत है, पैसा है, और वह पैसा देने के लिए वो तैयार है, तत्परता है, उसको देना चाहता है, तो तभी वो जो है क्या होता है, मांग वहाँ पर कहलाती है। तभी मांग का जो अर्थ वहाँ सार्थक होता है। जब किसी वस्तु की आवश्यकता के साथ उसे वस्तु की कीमत तथा समय को जोड़ दिया जाता है तो वह मांग बन जाती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है। आज 5 रुपये प्रति लीटर भाव पर राम की दूध की मांग 2 लीटर है। यानी अगर दूध की कीमत 5 रुपया है तो राम उसको 2 लीटर दूध ले रहा है। तो मांग का शुद्ध पूर्ण उदाहरण है। यानी 2 लीटर दूध के लिए वो 5 रुपये देता है और 2 लीटर जो प्राप्त करता है तो वही मांग है। अगर वो प्राप्त नहीं करेगा या पैसा कीमत नहीं अदा करेगा तो मांग नहीं होगी। मांग तभी होगी जब वह उसको प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करता है, दे देता है, तब वो मांग कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए मांग की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं, इसमें देख लीजिए। मांग की परिभाषा है प्रोफेसर पेंसन के अनुसार, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो और उन्हें व्यय करने की हमारे अंदर तत्परता हो, वो जो है मांग कहलाती है। देखिए वही चीज़ बता रहा है कि अगर हमारे अंदर कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है और इच्छा प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन है और साधन को व्यय करने की हमारे अंदर जो है तत्परता है, तो वही क्या है, मांग कहलाती है। तो ये हो गया मांग और मांग की परिभाषा। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे इसमें
हमारा मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं वो हम चीज़ें देखेंगे। तो मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो मांग को प्रभावित करने वाले जो मुख्य घटक हैं वो आप देखिए इसमें मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, पहला है वस्तु का मूल्य। क्या दिया है? वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य जो होता है वो मांग को कैसे प्रभावित करता है, पहला फैक्टर है। तो इसमें आप देखिए जो वस्तु का मूल्य है वो किस तरह से मांग को प्रभावित करता है। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए ये कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आज जो है 100 रुपया किलो अरहर की दाल है, तो हम 2 किलो दाल खरीदते हैं। लेकिन अगर दाल की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाती है तो हम 2 किलो दाल नहीं खरीदेंगे। हम क्या करेंगे, फिर उसको जो है वो दाल के जो खरीद रहे हैं वो कम खरीदेंगे, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ गया। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये चीज़ आपको सदैव ध्यान रखना है। यानी उसके जो है मांग में परिवर्तन हो जाता है। यूँ कहिए कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये मांग के नियम में पहले आपको बताया गया है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग जो है कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये चीज़ें। फिर इसके बाद देखिए रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। देखिए रुचि और फैशन क्या होता है। यदि उपभोक्ता की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, और इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले जो टेलीविज़न था वाइट कलर का था, वाइट कलर के बाद फिर जो है कलर्ड टेलीविज़न आया, लेकिन अब इन दोनों के अलावा मार्केट में एलईडी आ गई, स्मार्ट टेलीविज़न जो है एलईडी आ गई। तो स्मार्ट एलईडी के आ जाने से क्या हुआ, जो है अब इस फैशन में परिवर्तन हो गया, रुचि में परिवर्तन हो गया, नया फैशन आ गया, मॉडर्न जो है वस्तु जो है एलईडी आ गई। तो जो टेलीविज़न था वो क्या होगा, मार्केट से बाहर हो गया, उनकी मांग खत्म हो गई, क्योंकि उसको लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले रेडियो प्रचलन में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब मोबाइल के आ जाने से क्या हुआ, मोबाइल में सारी चीज़ें, मोबाइल में आ जाने से घड़ी की मांग कम हो गई, मोबाइल के आ जाने से रेडियो की मांग कम हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो नए फैशन की जब चीज़ें बनती हैं आती हैं तो पुरानी जो चीज़ें हो जाती ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी फैशन में जो आ जाती हैं उनकी मांग कम हो जाती। तो ये चीज़ होता है रुचि और फैशन। रुचि और फैशन में परिवर्तन होने से भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है, ये चीज़ें। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देखिए मुद्रा की मात्रा में चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है और वस्तुओं की औसत मांग कम हो जाती है। ध्यान रखना, वस्तुओं की मांग नहीं, वस्तुओं की औसत मांग कम हो जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। औसत मांग कम हो जाती है जब वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, कीमत स्तर ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत यदि देश में मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है तो सामान्य कीमत स्तर गिर जाता है और वस्तुओं की औसत मांग बढ़ जाती है। तो ये चीज़ है। इसके बाद इसमें देखिए आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम। सामान्य लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने से मांग में कमी हो जाती है। देखिए आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मैं जो है आज 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, पर मंथ कमा रहा हूँ, तो 5,000 के हिसाब से मेरा जो बजट है उसी हिसाब से मैं विभिन्न वस्तुएं प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी आय जो है 50,000 रुपये पर मंथ हो जाती है तो मेरी मांग बढ़ जाएगी। मतलब मैं जो चीज़ें बहुत 5,000 में जिन चीज़ों को एडजस्ट करके किसी तरह से आवश्यक चीज़ें ले रहा था, लेकिन अगर 50,000 रुपये मेरी आय बढ़ जाती है तो मेरी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं और ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदूँगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगा। तो यही कह रहा है कि जब आय में परिवर्तन हो जाता है, यानी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है, और जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो उसकी मांग में भी कमी हो जाती है। तो ये चीज़ ये है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन। ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन देखिए इसके कारण भी मांग में जो है फ़र्क पड़ता है।
चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए शरद ऋतु में कीमत बढ़ने पर गर्म कपड़े की मांग वृद्धि होती है। देखिए, मांग का नियम ये कहता है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और जब वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। मांग का नियम ये कहता है, लेकिन ऐसा हर जगह संभव नहीं है। मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इसी पॉइंट को जो है अपन जो बताते हैं। इसमें देखिए, ऋतु और मौसम परिवर्तन होने से क्या फ़र्क पड़ता है मांग पर। मौसम में परिवर्तन होने के साथ वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जब शरद ऋतु यानी ठंडी का महीना आ जाता है तो ठंडी के महीने में कीमत बढ़ जाती है, वस्तु गर्म कपड़े की कीमत बढ़ जाती है, और गर्म कीमत की वस्तु की कीमत, गर्म कपड़े की कीमत बढ़ने के बाद भी उसकी मांग बढ़ जाती है। उसकी मांग जबकि कीमत बढ़ने पर कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है ऋतु और मौसम में परिवर्तन होने के साथ जो है मांग में फ़र्क पड़ता है। यानी ऋतु ठंडे के मौसम में गर्म कपड़े की कीमत बढ़ने के बाद भी उसकी गर्म कपड़े की मांग बढ़ती है, घटती नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन। यदि देश में जनसंख्या बढ़ती है तो कीमतों के अपरिवर्तित रहने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। देखिए, एक चीज़ ये कह रहा है इसमें, जब देश में जनसंख्या बढ़ती है, अगर देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो तेज़ी से बढ़ने के कारण क्या होता है, अगर वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है और एक कोई वस्तु है उसकी कीमत 25 रुपये है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हो गया, मांग बढ़ेगी। जनसंख्या जो है बढ़ने से क्या होगा, मांग बढ़ेगी। तो अब कीमत चाहे घटे चाहे न घटे, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ेगी। अगर कीमत नहीं घट रही है, 25 ही रुपया है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से क्या हो जाता है, उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मांग बढ़ेगी। कीमत में भले परिवर्तन ना हो, कीमत भले कम ना हो, लेकिन उसकी मांग बढ़ेगी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने से ऑटोमेटिक मांग ज़्यादा हो जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर वस्तुओं की मांग घट जाती है, और अगर जनसंख्या कम हो जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। ये इसमें बता रहा है। वस्तु का अगर में कोई कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तो भी अगर जनसंख्या कम हो जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, क्योंकि जनसंख्या कम होने से ऑटोमेटिक मांग कम हो जाती है। ये चीज़ है। और इसमें देखिए, अब इसमें अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है धन के वितरण में परिवर्तन। देखिए, एक पॉइंट और इसमें दिया हुआ है, धन के वितरण में परिवर्तन, चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यदि समाज में धन का वितरण समान होने लगता है तो कीमतों में परिवर्तन होने पर भी धनिकों की संख्या घट जाने के कारण विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। कह रहा है कि यदि समाज में धन का समान वितरण होने लगता है, यानी समाज में सभी लोग बराबर हो जाते हैं, ना कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है। जब सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, एक ही जो है समान एक तरह के हो जाते हैं, सामान्य समाज में सभी लोगों की दशा सामान्य हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, तो कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसमें क्या हुआ, धन का वितरण समान होने लगता है। यदि समाज में धन का वितरण समान होने लगता है तो कीमतों में परिवर्तन होने पर भी धनिकों की संख्या घट जाने के कारण विलासिता की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। यानी अगर समाज में सभी लोग समान हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कीमत में परिवर्तन होने पर भी, अब कीमत में परिवर्तन होने पर भी क्या होता है, धनिकों अमीरों की संख्या कम हो जाती है। तो अमीरों की संख्या कम होते ही विलासिता की वस्तुओं की जो मांग है कम हो जाती है। विलासिता वस्तु का मतलब जो है, जैसे विलासिता का मतलब जैसे मोटर गाड़ी है, लग्जरी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, एलईडी है, महंगे मोबाइल हैं, सोफ़ा है, बेड है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब विलासिता की चीज़ें होती हैं जो फैशन होती हैं। तो अब समाज में जब सभी लोग एक समान होने लगते हैं, धन का समान वितरण हो जाता है, तो उसमें जो है धनी जो अमीर होते हैं, अमीरों की संख्या कम हो जाती है। तो अमीरों की संख्या कम होने से जो विलासिता की वस्तु हैं उसकी मांग कम हो। विलासिता की वस्तु यूज कौन करता है, जो अमीर होते हैं, वही फालतू पैसे खर्च करते हैं। तो वो चीज़ें जब अमीर ही समाज में कम हो गए, सभी लोग एक जैसे हो गए, तो विलासिता की वस्तुएं क्या हो जाती है, उनकी मांग कम हो जाती है। और मध्यम व निर्धन वर्ग की आय में वृद्धि हो जाने के कारण आरामदायक व आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जो निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, उनकी आय में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उनका जो है समाज में समान स्तर हो जाने के कारण, जो है सामान्य स्थिति हो जाने के कारण उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। तो उनकी जो आरामदायक वस्तुओं की मांग वृद्धि, ये हो गया धन के वितरण में जो है परिवर्तन। और लास्ट पॉइंट एक हमारा इसमें है, व्यापार की दशाओं में परिवर्तन। लास्ट पॉइंट है
तेजी काल में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिसके कारण कीमतों के बढ़ने के बावजूद वस्तुओं की मांग बढ़ती है। देखिए तेजी काल क्या होता है? तेजी काल का मतलब होता है जब देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो लोगों की आय में वृद्धि होती है, लोगों की आय बढ़ जाती है। तो जब लोगों की आय बढ़ जाती है तो कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास इनकम ज़्यादा हो जाए, अगर इनकम हमारे पास ज़्यादा हो जाए, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा हो जाए, तो कीमत चाहे भले बढ़ जाए, लेकिन यह है कि उस वस्तु की मांग जो है बढ़ जाती है। इसके विपरीत मंदी काल में मौद्रिक आय में कमी होने के कारण मूल्य स्तर के गिरने पर भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कमी हो जाती है। यानी इसके विपरीत क्या करें कि विपरीत मंदी काल में, देखिए मंदी काल में क्या होता है, मौद्रिक आय में कमी होने के कारण, यानी मंदी काल जब आ जाता है, जब आर्थिक मंदी आ जाती है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, तो आय में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब आय में कमी हो जाती है तो वस्तु के मूल्य गिरने पर भी वस्तुओं के लिए मांग में कमी हो जाती है। जैसे मान लीजिए अब इधर आपने देखा होगा कि पिछले जो 2 सालों से हमारे देश में भयानक जो कोरोना बीमारी आई है, इसके कारण लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया। तो रोज़गार ख़त्म होने से, फैक्ट्री कारखाने बंद हो जाने से क्या हो गया, मंदी काल की स्थिति आ गई। लोगों को रोज़गार ख़त्म हो गया, इनकम कम हो गई। लोगों की इनकम कम हो गई तो कम होने के बाद अगर मूल्य गिर जाता है तो भी मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास आय ही नहीं है, लोगों के पास इनकम ही नहीं है। मूल्य चाहे कम हो जाएगा तो भी उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मेन जो पॉइंट था, वस्तुओं जो है मांग की निर्धारित करने वाले घटक हैं, किन कारणों से मांग जो है पर प्रभाव पड़ता है, मांग जो है बढ़ती है या घटती है, उसके कौन कौन से फैक्टर कारण हैं। ये सारे इसमें फैक्टर मैंने बता दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा मांग किसे कहते हैं, मांग की परिभाषा क्या है और मांग प्रभावित कैसे होती है, मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो इसका आगे की जो है पॉइंट है वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।